नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक से है, जहां पे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में बड़े फैसले का ऐलान किया है। जी आपको बता दें, कुल 7 एजेंडों में से 6 को मंजूरी दे दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग वार्ड पदों के लिए आरक्षण 10 से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। साथ ही रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन कर वृद्धजनों को राहत देने की बात कही गई है। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। यह निर्णय इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा एजेंडा हमने जो रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग और कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में PDS सिस्टम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना सहित विभिन्न पहल के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को
33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इस संबंध में आज मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइसेंसिंग एवं कंट्रोल संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी अंक सुधार परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा का रिजल्ट 99.96% रहा, जबकि मुक्त विद्यालय का परिणाम 100% तक दर्ज किया गया है। आपको बता दें 2685 में से 2572 छात्रों ने सफलतापूर्वक अंक सुधार किया है, जिसके साथ साथ अब छात्र 8 से 12 अप्रैल तक दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, 21 जनवरी 2026 को एक विशेष परीक्षा, विशेष अवसर एक तरह से कहिए, पुराने विद्यार्थियों को दिया गया था, जिनको अपने अंक सुधार या अपनी डिवीज़न जो है उसके सुधार के लिए यह अवसर था। और 21 जनवरी से 31 जनवरी तक यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2685 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2685 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हुए थे, इम्प्रूवमेंट केस इन्हें हम कह सकते हैं। इसमें कुल 2573 परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए और 2572 पास हुए, जबकि पंजीकरण 2685 का हुआ था। और इस प्रकार से जो परीक्षा परिणाम है ये 99.96% रहा है। और जिस उद्देश्य से इन परीक्षार्थियों ने परीक्षा ये दी है, बड़ा अपने आप में प्रशंसनीय है, ये हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा परीक्षा परिणाम इनका रहा है। इसी प्रकार से जो मैंने बताया था आपको 2685 परीक्षार्थी हैं, इनमें 64 परीक्षार्थी ओपन स्कूल कैटेगरी के भी थे और 64 में से 64 ही पास हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कब से कब तक के छात्र थे जो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे थे? इसमें 1988 से लेकर अब तक 2021 तक जो भी पूर्व विद्यार्थी थे सभी को यह अवसर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया गया है। 1990 से 2024 तक 1988 का भी था, 2024 तक। क्या दोबारा से फॉर्म भरने का अवसर इन परीक्षार्थियों को दिया जाएगा स्टेट को लेकर? इसमें जैसा कि आपने स्टेट के बारे में कहा है कि परीक्षार्थियों को दोबारा अवसर उनके प्रतिवेदन या इस प्रकार का कोई आता है तो शिक्षा निदेशालय और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसका फैसला लिया जाएगा। और यदि इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टेट की परीक्षा कब तक संभावित है सर, अगर संभावित तिथियों की बात करें? ये लगभग मई लास्ट तक संभावित है। जैसे ही परीक्षा की तिथियां आएंगी उसी समय इसको घोषित कर दिया जाएगा। सर, विद्यालय शिक्षा बोर्ड दूसरी मर्तबा अभी अगर 12वीं की बात करें, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, ये भी एक तरह से कहा जाएगा कि विशेष अवसर की परीक्षाएं, एक और मौका दिया गया, 3 विषयों की परीक्षाएं विद्यार्थी दे पाएंगे। उसका शेड्यूल किस तरह का रहेगा, क्योंकि जो तारीखें तय की गई थी सर, क्या उन तारीखों में कोई इजाफा किया जाएगा? जैसा कि NEP 2020 में एक प्रावधान दिया गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसे आप कहेंगे, परीक्षा का या परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे आपको बहुत ज़्यादा रहता है, और इसको कम करने के लिए विद्यार्थियों को एक इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि
दोबारा से 15 दिन के अंतराल के बाद परीक्षा में वो अपीयर हो सकते हैं। और जो दोबारा परीक्षा का प्रावधान रखा गया है, इसमें किन्हीं भी 3 विषयों में जिसमें परीक्षार्थी ऐसा अनुभव करता है कि कहीं उसकी परफॉर्मेंस कम ना रह जाए, वह अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट जो 10 अप्रैल दी गई है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कक्षाओं के लिए, और जो 10 अप्रैल तक अप्लाई करेंगे, इसकी फ़ीस का भी मैं प्रावधान आपको बताना चाहूँगा कि टोटल फीस इसमें जैसे पहले रेगुलर एग्ज़ाम के लिए रखी गई थी 1300 रुपये जो फीस है, वही फीस इसमें हमने रखी है। और यदि कोई परीक्षार्थी इसमें बाद में यानी लेट 10 अप्रैल के बाद भी अप्लाई करता है तो लेट फीस का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। ये परीक्षा कब तक संभावित है डॉक्टर साहब? जहाँ तक परीक्षा आयोजित करने की संभावना की बात है, 17 अप्रैल से हम ये परीक्षा आयोजित करने। भिवानी में अग्नि मिशन कर्मचारी यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जी हां, आपको बता दें, कर्मचारियों ने उल्टी झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके तहत चंद्रशेखर आजाद चौक से डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी मांग पूरी होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। सर, मैं अजय कुमार, लीडिंग फायरमैन, भिवानी फायर ब्रिगेड से जिला प्रधान। हमारी फरीदाबाद में जो हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाना और उनके परिवार में एक नौकरी दिलवाना, ये मुख्य मांगे हैं। और उन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दे, ये हमारी आज की मुख्य मांगे हैं। ये जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ है, नगर पालिका कर्मचारी संघ है और सभी ने हमारा बहुत बढ़िया समर्थन किया है। तो हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर तुरंत विचार करते हुए। मैं धर्मवीर भारतीय सर्व कर्मचारी संघ जिला का सचिव। आज यो 8 और 9 तारीख की 2 दिन की हड़ताल अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की। देखिए, फरीदाबाद में हुई आगजनी में इन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। इन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपया और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी और उसको शहीद का दर्जा देने की बात कही है इन्होंने। जब सरकार से बातचीत करना चाहते, मैनेजमेंट से बात करना चाहते तो मैनेजमेंट सरकार का नाम ले देती है और सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। इस विरोध को लेकर के इन्होंने 2 दिन की हड़ताल रखी। सर्व कर्मचारी संघ इनका समर्थन करता है, इनकी जायज मांगों का। इसके साथ साथ कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान जयंत प्रधान नगर कर्मचारी के प्रधान, तो हम तो भाई यही कहना चाहते हैं, सरकार को बार बार झूठे वादे करती है। ये 1996 से आज तक वादे पक्का नहीं किया है। जयंत रैली में बातचीत हुई थी कि इनको 26,000 देंगे, 28,000 देंगे, ग्रामीणों को पक्का करेंगे, कर्मचारी कच्चा करेंगे। ये सरकार तो इतनी निकम्मी है, कर्मचारियों की सुनती ही नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं मानती। और ये नायब सिंह सैनी जो है झूठे वादे करता है। तुम्हारे को बोले हरिजन कहना छोड़ दिया, नू कहना छोड़ दिया। अरे फॉर्मेलिटी मत करिए, जो बात से मुद्दे बाजा, इन कर्मचारियों को पक्का कर दो। कितने साल से बेचारे बैठे हैं कर्मचारी, 15-15, 20-20 साल से लगे हुए हैं। अवरेज हो जाएंगे। कुछ आदमी कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट हो गए, कुछ मर गए बेचारे। सरकार सुन नहीं रही। सरकार ये है पूंजीपतियों की, सरकार पूंजीपतियों की है। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति बैंक से बढ़ता जा रहा है। अंडानी अंबानी लेना देना। आप तेल का देख लो, युद्ध हो रहा है, गड़बड़ हुई, आम जितना असर पड़ेगा। तो 2,000 का सिलेंडर कर दिया, लोग कितने लेंगे? 2,000 का 3,000 का ब्लैक में बेच रहे हैं। इनकी तो चंदी पड़ होगी। और जो दिल्ली में हमारा जो कर्मचारी गुजरा है फरीदाबाद में, पुलिस वाले भी, वो भी हमारे भाई है। तो गलत, जैसे कि उस फैक्ट्री में धमाका कुछ भी आया है, उनकी मृत्यु होगी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपया उनके बच्चों को
नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार उनको सही का दर्जा दे। रही दूसरी बात कि भाई उल्ट काम ज्यादा करें, सीधा काम कोई नहीं कर सकता। कितने रोलिए, कितने मरली, कितने खपलिए, सरकार तो के कान पर क्यों नहीं चलती बिल्कुल भी। इनके अंदर कुछ सोचूं नहीं, सरकार ही चाहती है कि मर जाओ, ठेका कर दो, ठेका क्योंकि पक्का आदमी लगाओगे सरकार बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्यों नहीं सोचते भाई मैं कच्चे कर्मचारी है, कच्चे में काम कराओ? ये गलत है, गलत काम है सारे। सरकार इस बात को मानती नहीं। हम जो कहते हैं हम श्रेणी को कि श्रेणी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसा काम करते हैं कर्मचारी, या तो इनकी बात मान लें, जिस तरह आकाश में चढ़ा आने ऊपर से धरती में भी घेर देंगे, ऐसा कर देंगे फिर किसी घास को दांडिए मुख्यमंत्री का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है, और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए।
सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर यमुनानगर के सलेमपुर गांव से है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। जी हां, आपको बता दें, गैस ट्रांसफर के दौरान हुए धमाके ने बच्चों समेत 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें धड़ गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल से कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक खबर सामने आई है। जी आपको बता दें, आईसीएआर के अनुसार इस साल देश में गेहूं उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। इस देश में खाद्य जरूरतें पूरी होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत की भूमिका मजबूत होगी। कृषि मंत्रालय के तहत रिसर्च और इनोवेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। देखेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे CSSRI, हमारा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सैलिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम कर रहा है। सैलिनिटी का पूरा हमने रीमैपिंग किया है। अभी हाल ही के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक मैपिंग किया है कि जिसमें अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल फास्फो जिप्सम, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस देखनी है, तो उसके लिए मैपिंग किया है कि कौन कौन सा एरियाज है जहां पे फास्फो जिप्सम का यूज हो सकता है एज अल्टरनेट, वो काम किया है। तो ये सारा काम कर रहे हैं। बट उसके अलावा एक कॉन्टेक्स्ट हमें डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो कर रहे हैं, जिसके साइंस एविडेंस हमने जनरेट किए हैं। मैं खुद उस पे काम शुरू किया था 2009 में, जहाँ पे फील्ड में देखने वाले हैं, और उसका इतना सारा साइंस एविडेंस हर एस्पेक्ट पे कि यदि ये इस प्रैक्टिस को, रीजनरेटिव को हम करते हैं, तो हमने देखा कि प्रोटीन कंटेंट वीट का बढ़ रहा है। वो जो डाइल्यूशन थ्योरी है उसको भी रिवर्स कर रहा है। यील्ड डाइल्यूशन थ्योरी है कि जब क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ जाओगे तो क्वालिटी कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ रही है। सोइल हेल्थ जिसका जो ऑर्गेनिक कार्बन 0.45% था, वो 1% से ज्यादा हो गया। रेजिड्यू उसमें रिसाइकलिंग है, बिना जुताई के 15 साल हो गए, कोई जुताई नहीं की है, नो टिल है, और उसी में डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं, राइस की बजाय मेज ला रहे हैं। तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं हर एस्पेक्ट, क्लाइमेट अडेप्टेशन में, ग्रीन हाउस गैस में, सॉइल हेल्थ में, क्वालिटी में, सारी चीजों में, वो सारी चीजें वहां देखने वाले हैं। और उसके बाद में ये सारा देखने के बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी है, उसके ऊपर फॉर्मली इनफॉर्मली चर्चा करेंगे। आज करेंगे, बाद में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में भी पोज कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा देखेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद और ज्यादा। मैं सोचा कि ऐसे ही खेत में घुसने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर दें और उसके बाद में निकले। ठीक है, चलिए अब चल। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।